नमस्कार दोस्तों। तो YouTube के A1 स्टडीज जो चैनल है हमारा, उस पर आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है, जो हमारी फर्दर वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं का एक नया हिस्सा लेके आ रहे हैं। और आज के जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ये है कंप्यूटर जनरेशंस। इससे पहले बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन का। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जितने भी एग्जाम्स हैं, एचटेट है, ठीक है, सब में जनरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, तो ये है टॉपिक, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एचटेट में 3-4 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसी टॉपिक में से। ठीक है, ऐसे ही जो पीजीटी का स्क्रीनिंग का टेस्ट है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी आपने कंप्यूटर के लिए तैयारी करनी है या आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एचटेट के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए और आपके रेगुलर स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरेशन होता क्या है। टॉपिक को करते हैं शुरू। तो जनरेशन, जो वर्ड है जनरेशन, वो होता है पीढ़ी। ठीक है, हमारी पीढ़ियाँ थी, हमारे माँ बाप, उनसे पीछे हमारे दादाजी, परदादाजी। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर की पीढ़ियाँ किस बेसिस पे होती हैं? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ है कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। द टेक्नोलॉजी वी यूज इन द कंप्यूटर डिसाइड्स इट्स जनरेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो जनरेशन है, द चेंज इन द टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन टू द चेंज इन द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, आपको आई होप से आपको समझ आ रहा हो। कंप्यूटर की जनरेशन मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज। कंप्यूटर की किस में चेंज? टेक्नोलॉजी में। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, एक जनरेशन चेंज हो जाएगी। पढ़ते हैं डिटेल में टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। 1942 से लेकर 1954 तक की जो जनरेशन थी कंप्यूटर की, ये थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें हम यूज करते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे? यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिख देती हूँ। ठीक है, इसमें यूज करते थे हम वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, इसमें यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हुई 1955 टू 1964। इस जनरेशन में हम यूज करते थे ट्रांजिस्टर्स को। ट्रांजिस्टर्स। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी 1965 टू 1974। और इस जनरेशन में हमने क्या यूज किया था? आईसी, फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। डिटेल में पढ़ेंगे, आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं, ताकि और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी जो ऑलरेडी पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैसेज आया था कि मैम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी कवर कराइएगा, तो हम उनको भी कवर करेंगे आज कुछ को। ठीक है, उसके बाद सेपरेट वीडियोज लेके आएंगे स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ही। तो थर्ड जनरेशन है 1965 टू 1974। बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की, जो है फोर्थ जनरेशन 1975 टू 1988। इसमें यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर, बोल दो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में था, या VLSI, जिसे हम कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, V से वेरी, L से लार्ज, S से स्केल, I फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC ही है ये। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1988 टू प्रेजेंट। इसमें इसे हम आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग का टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल साइंस बोल दीजिए, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग बोल दीजिए, या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो आप किस जनरेशन को चूज करेंगे? फिफ्थ जनरेशन को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन में है? फिफ्थ जनरेशन में। प्रेजेंट जनरेशन कौन सी है? फिफ्थ जनरेशन। अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन कौन सी है? ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो वो है फिफ्थ जनरेशन। आई होप सो आपको ये सब कुछ चीजें समझ आ गई हो। तो हम अब आगे फर्दर मूव करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं फर्स्ट जनरेशन को। फर्स्ट जनरेशन में जैसे आपको बताया है 1942 टू 1954। इसमें हमने क्या यूज किया? वैक्यूम
वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स कैसे दिखती थी? ठीक है, वैक्यूम ट्यूब क्या है, कुछ इस टाइप की ट्यूब्स होती थी। ट्यूब हमारे आपने देखा होगा, हमारे पास बल्ब होता है, उसके अंदर फिलामेंट होता था। पहले हम बल्ब यूज करते थे फिलामेंट वाला, ठीक है। अब तो एलईडी लाइट्स आ गई हैं, तो उसी फिलामेंट टाइप में इसमें एक फिलामेंट होता था। दिस इज अ पिक्चर ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इसमें हम यूज करते थे फिलामेंट। और जो आउटर पार्ट है ये एक बहुत फ्रिजाइल टाइप की ग्लास होता था, फ्रिजाइल ग्लास से बना होती थी आउटर पार्ट, और इंटरनल होता था फिलामेंट, ठीक है। अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल वैक्यूम ट्यूब। ऐसी थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब इकट्ठी यूज होती थी तो एक कंप्यूटर सिस्टम बनता था। अब देखिए, ठीक है, थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब जनरेट करेंगे तो उतना स्पेस भी चाहिए, तो उतना स्पेस का अगर कंप्यूटर बनेगा तो वो एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर बन जाता था, ठीक है। तो मतलब क्या था कि साइज ऑफ कंप्यूटर बहुत इंक्रीज हो गया। जब एक ट्यूब, फिर दूसरी ट्यूब, फिर तीसरी ट्यूब, थाउजेंड ऑफ ट्यूब्स रखेंगे तो साइज ऑफ कंप्यूटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दूसरा क्या था, ये ट्यूब्स कितना वॉट लेते थे? एक चीज ये थी कि ये ट्यूब पावर लेते थे हाफ वॉट की, हाफ वॉट पावर कंजप्शन पर ट्यूब। तो ओवरऑल कंप्यूटर में काफी ज्यादा पावर कंज्यूम होते थे, जिसकी वजह से बहुत जल्दी हीटअप हो जाता था। डिसएडवांटेज क्या था हीटअप से? ये जो फ्रिजाइल, बहुत ही लाइट, ठीक है, बहुत ही लाइट मटेरियल था। ये मटेरियल कई बार ब्रेक डाउन हो जाता था। एक सिस्टम में से कोई भी एक ट्यूब फट गई, टूट गई, या कोई फिलामेंट टूट गया ड्यू टू हीट, तो पूरा सिस्टम बंद। फिर उसको रिप्लेस करो ट्यूब को, देन सिस्टम ये शुरू होता था, ठीक है। तो क्या होता था कि ये जो हमारा डिलाइट बिल्कुल बहुत ही नाजुक फ्रिजाइल ग्लासेस होते थे, ये टूट जाते थे ड्यू टू हीट, बहुत जल्दी हीटअप हो जाता था। और कई बार ऐसे वेट करना पड़ता था कि कंप्यूटर ठंडा हो तो जाके इसके अंदर काम करे, कोडिंग करे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसका फेलियर रेट। जैसे कि आपको बताया कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, कई बार फिलामेंट टूट जाएगा, फ्रिजाइल ग्लास टूट जाएगा, हीटअप हो जाएगा, तो इसका जो फेलियर रेट था वो बहुत ज्यादा था। प्लस जो वैक्यूम ट्यूब्स थी, इनके रेट एक्सपेंसिव, थाउजेंड ऑफ ट्यूब्स यूज होती थी, तो इस सिस्टम की ओवरऑल जो कीमत थी वो भी बहुत ज्यादा हो जाती थी, और ये बहुत एक्सपेंचर सिस्टम बन जाता था, बहुत महंगा सिस्टम बन जाता था। तो ये है वैक्यूम ट्यूब, जो कि थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, हाफ वॉट की पर ट्यूब थी, फेलियर रेट बहुत ज्यादा था, फिलामेंट इनसाइड होती थी, फ्रिजाइल ग्लास आउटसाइड था, और बहुत एक्सपेंडिचर सिस्टम था। ये है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन पे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है 1955 टू 1964। इस जनरेशन में हम यूज करते थे ट्रांजिस्टर। ऐसा दिखेगा आपका ट्रांजिस्टर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ट्रांजिस्टर सबसे पहले रिजिड होगा, ये सख्त होगा, इजीली टूटता नहीं था। फर्स्ट एडवांटेज ओवर वैक्यूम ट्यूब, सख्त हो गया। दूसरा, दिस इज 10 टाइम्स फास्टर देन वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। दे टेक पावर कंजप्शन 1/10 ऑफ द वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो हमें जहां 10 वैक्यूम ट्यूब हम यूज करते थे, उनकी जगह हमें सिर्फ एक ट्रांजिस्टर यूज करना पड़ा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेनिफिट हो गया वैक्यूम ट्यूब के ऊपर। सेकंड टेक्नोलॉजी हमारी ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन, सेकंड जनरेशन में क्या यूज होता है, ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन कब से कब तक है, 1955 टू 1964। ट्रांजिस्टर दिखता कैसा है, ऐसा। कैसा मटेरियल होता है, रिजिड। जहां वैक्यूम ट्यूब फ्रेजाइल होती थी, ठीक है, 10 टाइम फास्टर है, 1 टाइम पावर कंजप्शन करता था, मतलब पावर कंजप्शन लेस देन वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और फेलियर रेट कम हो गया क्योंकि इसमें कोई फिलामेंट नहीं है जो हीटअप होके ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वर्क करना काफी बेटर हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई एज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है थर्ड जनरेशन।
थर्ड जनरेशन आ गई हमारी, थर्ड जनरेशन है हमारी 1965 to 1974। अब थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज किया, आईसी सर्किट, लुकिंग लाइक दिस, दिस इज द पिक्चर ऑफ द आईसी। इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन आईसी ही यूज की है, लेकिन इट्स एडवांस वर्जन। सबसे पहले आई हमारे पास आईसी, आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब जो आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये कितने टाइप की है, एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। दो टाइप की इंटीग्रेटेड सर्किट हमने यूज किए हैं थर्ड जनरेशन में। सबसे पहले आईसी होता क्या है, आईसी क्या है, तीन चार टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर में यूज करते हैं, वो हमने कंबाइन करके एक सर्किट में ही रख दिए। हमने ये पहले ही बना होता है सिलिकॉन मटेरियल से, जो हमारी आईसी है किससे बनी होगी, सिलिकॉन मटेरियल से, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर थे वो थे सेमीकंडक्टर से बने हुए, और जो आईसी है वो बनी है सिलिकॉन से। अब जो आईसी है हमारी जो सिलिकॉन से बनी है हमारी, इसमें क्या है, ठीक है, रेजिस्टर्स भी है इसके ऊपर, कैपेसिटर्स भी है इसके ऊपर, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स भी इसी के ऊपर है। तो एक ही सर्किट पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो कंबाइन करके हमने रख दिए हैं, तो वो चीज क्या बन गई है हमारी आईसी। इट इज इंटीग्रेट कर दिया है सर्किट्स को, ठीक है। एक ही सर्किटरी के ऊपर हमने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंबाइन करके रख दिया है, तो हमारा क्या है, स्पेस कम हो गया। एक सर्किट के अंदर हमने ट्रांजिस्टर भी रख दिए, रेजिस्टर भी रख दिए, ठीक है, कैपेसिटर्स भी रख दिए, ट्रांजिस्टर्स, तो एवरीथिंग वी कीप ऑन द सेम सर्किट, तो ये हमारे बन गए आईसी। अब आईसी तो है, मैंने ये भी आपको बताया कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में हम आईसी ही यूज करने वाले हैं। अब तीनों जनरेशन में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है वहां पे हम 10 to 30 कंपोनेंट्स रखते हैं एक आईसी के ऊपर। एक आईसी जो बनी है उसके अंदर 10 to 30 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, उसमें क्या होगा, 10 to 30 की बजाय 100 कंपोनेंट आ गए एक चिप के ऊपर। जो एक चिप लगा लो या एक आईसी लगा दो, जिसे हम चिप भी बोलते हैं, उसके अंदर कितने कंपोनेंट आ गए, 100। तो ये जो दोनों टेक्नोलॉजीज हैं, इसी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई। सबसे पहले एसएसआई यूज हुई, फिर उसकी जो एडवांसमेंट है वो आ गई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। दोनों यूज होते हैं हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, ठीक है। आपको याद है लास्ट टॉपिक में हमने टॉपिक किया था सीपीयू का, जिसमें सीपीयू में हमने बनाया था एएलयू, सीयू, एमयू, ठीक है। अब क्या है, सेपरेट चिप यूज होगी एएलयू के लिए, सेपरेट चिप यूज होगी सीयू के लिए, और सेपरेट चिप यूज होगी एमयू के लिए, ठीक है। तो वी यूज 3 चिप्स इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फॉर एवरी कंपोनेंट। ये चीज आपको क्यों बताई है वो फोर्थ जनरेशन में बताऊंगी, क्योंकि उसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा कुछ है, एडवांसमेंट है, ठीक है। तो ये है स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो ये है हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आईसी यूज करेंगे। आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपोनेंट कंबाइंड होते हैं। इसमें दो टेक्नोलॉजीज होती हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में आईसी पे 10 to 30 कंपोनेंट हो गए, और मीडियम स्केल में 100 कंपोनेंट्स होंगे एक आईसी के ऊपर। फोर्थ जनरेशन पे बढ़ते हैं। (1975 to 88 फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी सेम आईसी ही यूज करेंगे हम, लेकिन इस बार हम कौन सी आईसी यूज करेंगे, LSI and VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म्स आप लिख लीजिएगा साथ के साथ ही, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें 30,000 चिप्स यूज होती हैं, कंपोनेंट्स यूज होते हैं ऑन अ सिंगल चिप, और इसमें 1 मिलियन ऑफ कंपोनेंट्स यूज होते हैं ऑन अ सिंगल चिप, ठीक है।
तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज होती हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। फोर्थ जनरेशन में एक और टॉपिक आता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? जहाँ पे हमने ALU और CU के लिए हम पिछले टेक्नोलॉजी में दो अलग अलग सेपरेट चिप्स यूज कर रहे थे, वहीं हम ALU और CPU के लिए एक सिंगल चिप यूज करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट बढ़ गए। वहां पे 10 से 30 कंपोनेंट थे या 100 कंपोनेंट थे, यहाँ पे सीधा 30,000 कंपोनेंट आ गए एंड 1 मिलियन ऑफ कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, तो क्या हुआ, ज्यादा कंपोनेंट आ गए तो हमें दोनों के लिए ALU और CU के लिए अलग सेपरेट चिप नहीं रखनी पड़ी, हमने एक ही चिप यूज कर ली। ठीक है, उस चिप को हमारा क्या नाम बन गया? माइक्रो प्रोसेसर। तो हम इस माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर मतलब मल्टीपल चीजों के लिए, ALU के लिए, CU के लिए सिंगल ही चिप यूज हो गई है, जिस चिप को नाम दिया जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कंट्रोल यूनिट भी वही होती है एंड ALU भी वही होती है, और वो सारा काम एक ही सिंगल चिप का होता है, जिस चिप को कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। LSI large scale integration, VLSI very large scale integration, components 30,000 in LSI and 1 million in VLSI। बढ़ते हैं लास्ट जनरेशन पे, जो कि है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1989 टू प्रेजेंट अभी तक जो हम यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम प्रॉपर एक सिस्टम रोबोटिक्स बना रहे हैं, यूजिंग साइज रिड्यूस कर रहे हैं, चिप्स का कंपोनेंट ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारे रोबोट्स है वो सिंपल से है, वो कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है। ठीक है, तो क्या है, टेक्नोलॉजी और स्पीड इंक्रीज हो रही है क्योंकि कंपोनेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ट्रांजिस्टर्स IC ही यूज होगी, लेकिन कौन सी IC यूज होगी? पहले भी मैंने बताया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें नंबर ऑफ कितने होंगे कंपोनेंट? 10 मिलियन। 10 मिलियन ऑफ कंपोनेंट ऑन द सिंगल IC। कंपोनेंट ऑन द सिंगल IC, एक सिंगल IC पे हम अप्रॉक्स 10 मिलियन ऑफ कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, which increase its speed, which reduce the size, and due to using a single chip the price is also got reduced। ठीक है, जो पहले एक्सपेंसिव कंप्यूटर से एज कम्पेयर टू डैट अब प्राइसेस है वो उतने एक्सपेंसिव नहीं रहे। ठीक है, तो ये है हमारी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें अभी भी एडवांसमेंट चल रही है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर को खुद इतना वो दे दिया है कि उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसी इंसान की जरूरत ना पड़े, उसके अंदर इतने लॉजिक्स डाल दिया है कि वो अपने डिसीजन खुद भी लेना शुरू कर देने लगा है कंप्यूटर। जो हम प्रेजेंट कंप्यूटर यूज कर रहे हैं प्लस जो फ्यूचर के कंप्यूटर है जो वर्क चल रहा है, वो सब आता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। आई होप सो आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि पहले पूछे जा चुके हैं, इससे रिलेटेड जनरेशंस के टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द फोर्थ जनरेशन वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, फोर्थ जनरेशन में सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आएगा तब, ठीक है, या माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे हम फॉल्स करेंगे, ओनली इंटीग्रेटेड सर्किट आया तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, थर्ड जनरेशन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है द जनरेशन विच यूज VLSI माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर वर्ड यूज हुआ है। तो ये कौन सी जनरेशन है? फोर्थ जनरेशन। उसके बाद है द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब ऑन द बेसिक कंपोनेंट। कौन सी जनरेशन है जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को एज अ बेसिक कंपोनेंट यूज किया गया था? तो वो है फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। कौन सी जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग ही यूज की गई है? तो वो जनरेशन कौन सी है जिसमें बैच प्रोसेसिंग यूज की गई है?
तो वो है फर्स्ट जनरेशन। इसमें क्या होता था, आपको बताया, जो भी काम इन्होंने करना होता था एक बैचेस बना लेते थे कि आज हमने ये डाटा इनपुट देना, और वो अंदर डाल देते थे, कंप्यूटर प्रोसेस करके वो टाइम लगा के आउटपुट देता था। इकट्ठे इंस्ट्रक्शन डाल देते थे, साथ ही साथ नहीं कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया हमें आउटपुट आ गया, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया आउटपुट आ गया, जो हम अभी करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में हम बैच प्रोसेसिंग का यूज करते थे। ठीक है, ULSI स्टैंड फॉर, जो आपको अभी फिफ्थ जनरेशन में बताया था, ULSI स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, HLL स्टैंड फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। जो लेटेस्ट हम जिस जनरेशन से यूज कर रहे हैं उसमें जो लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। तो बस ये क्वेश्चन से कुछ जनरेशन के, ठीक है, जो पूछे गए हैं। इसके अलावा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लासेस लेंगे जिनमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो टॉपिक हमने कवर कर लिया है उनके हम डिस्कस करेंगे। कुछ न्यू भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।